ताकत मर्दों वाली चाहिए, ना कि हेजड़ों वाली, वरना उन बगैरतों वाली ताकत जो औरत और झूठ का सहारा लेते हैं। हाँ, ऐसे ही बेगैरतों की वजह से ये दुनिया जहन्नम बनी हुई है। मुराद ने कहा तो वो बोला, जिंदगी बहुत बड़ी उस्ताद है, बहुत कुछ सिखाती है। यही जिंदगी रही ना तो तुझे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये कहकर वो लम्हा भर को रुका, फिर बोला, मुमकिन है वहां भी देखो जहां हम जा रहे हैं। चूंकि तुमने वहां रहना नहीं, इसलिए बस खामोश रहना। यार, ये मल्ला तुझे जानता है? हाँ, ये मुझे नहीं बल्कि दूसरे भी और बहुत सारे लोगों को जानता है। अब ये तुझे एक निगाह देख लेगा ना, फिर कभी भी इसके सामने आना तो ये तुझे पहचान जाएगा। उसने सुकून से कहा, हाँ यार, अल्लाह पाक ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर रखी है, बंदे को खुद पता नहीं चलता। मुराद ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, इंसान शौरी या लाशौरी तौर पर अपने अंदर मौजूद खूबी को मस्बत या मनफी तौर पर इस्तेमाल करता है। अगर इंसान अपने अंदर की खूबी को पहचान जाए और उसका दुरुस्त इस्तेमाल करने लग जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जफरमंद ने उसे समझाते हुए कहा तो मुराद हंसते हुए बोला, तुम में क्या खूबी है? यही कि मैं तेरे जैसे नाम नहाद मजलूमों को जालिम के सामने कर देने का हौसला रखता हूँ। और यकीन मानो मुराद, मैं इसमें बहुत कामयाब हूँ। जफरमंद ने संजीदगी से कहा, मैं मानता हूँ, वरना मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि मेरे हाथों इतने बंदे मारे जाएंगे। उसने एतराफ करते हुए कहा तो उनके दरमियान खामोशी छा गई। तकरीबन आधा घंटा पैदल चलते रहने के बाद मुराद ने पूछा, अब और कितना चलता है? क्या थक गए हो? जफरमंद ने हंसते हुए पूछा, नहीं थका नहीं, सामने तहद्दे निगाह अंधेरा ही अंधेरा है। उसने कहा, तुम देखते जाना होता क्या है। उसने खुशदिली से कहा, उसने 10 मिनट मजीद सफर किया होगा कि वो दरख्तों के झुंड में आ गए। जफरमंद रुक गया। जैसे ही वो रुका, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके सामने 10-12 लोग आकर खड़े हो गए। उन सबके हाथों में गन्ने थी। उनमें से एक आगे बढ़ा तो टार्च की तेज रोशनी इन दोनों पर पड़ी, जिससे इन दोनों की आंखें चुंधिया गईं। ओए जाने दो, सामने आए बंदे ने कहा तो टार्च की रोशनी बुझ गई और वो सब एक जानब हट गए। वो दोनों तेज कदमों से चलते हुए आगे बढ़े। मजीद 5 मिनट चलते रहने के बाद उनके सामने एक छोटी सी बस्ती आ गई। वहां मध्यम मध्यम रोशनी थी। कच्चे घरों के दरवाजे से रोशनी की लकीरें बाहर आ रही थी। जफरमंद एक गली से गुजरकर बिल्कुल सामने वाले घर के दरवाजे पर रुक गया। उसने हल्की सी दस्तक दी तो फौरन ही दरवाजा खुल गया। कमरे में एक छोटा सा बल्ब रोशन था, जिसकी मध्यम रोशनी फैली हुई थी। चंद लोग कच्चे फर्श पर बैठे हुए थे। उनके हाथों में असला था। जफरमंद ने उनसे हाथ मिलाया। वो बारी बारी मुराद से हाथ मिलाने लगे। वो बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में हाल अहवाल पूछ रहे थे। वो सबसे मिलकर छोटे दरवाजे से अंदर की जानिब बढ़े तो एक बड़ा सारा सहन था, जिसे पार करके वो एक बरामदे में आए और सामने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर अंदर चले गए। सामने ही एक दरमियाने वजूद वाला शख्स बैठा था। उसका रंग स्याह था, लेकिन आंखें चीते की मानद चमक रही थी। उसे सिंधी टोपी पहनी हुई थी, हल्की हल्की दाढ़ी, शलवार कमीज के साथ सिंधी अजरक ओढ़े बैठा हुआ था। ओ आ भाई जफरमंद, बहुत देर कर दी यार तुमने। उसे हाथ मिलाते हुए मुकामी लहजे में कहा। फिर मुराद को गौर से देखने के बाद बोला, अच्छा तो ये है वो नौजवान, लगता तो बड़ा शरीफ सा बंदा है, लेकिन यहाँ आने का ज़ाब्ता है वो तो पूरा कर दिया ना। 12-13 बंदे फड़का के आया है। जफरमंद ने कहा तो वो शख्स कहका लगाकर हंस दिया। फिर बोला, इसीलिए तो यहाँ तक आ गया है ना, अब सुकून से रहो इधर। उस शख्स ने मुराद से हाथ मिलाते हुए कहा, फिर एक जानब बैठने का इशारा कर दिया। वो सुकून से बैठ गई तो जफरमंद ने मुराद से कहा, ये हैं बालू बलोच। ओह, मुराद के मुंह से बेसाख्ता निकला तो बालू बलोच हंसते हुए बोला, मतलब मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बता दिया है इस नौजवान को। इतना भी, बस आम सा तारुफ कराया है कि यहाँ रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता जान जाएगा। जफरमंद ने भी हंसते हुए कहा, ये बातें तो खत्म नहीं होंगी चाहे सारी रात बैठे रहें। तुम इतनी दूर से आए हो, रोटी खाओ और आराम करो, फिर बातें होती रहेंगी। बालू बलोच ने कहा तो वो दोनों उठ गए। उस कच्चे कमरे में कालीन बिछा हुआ था। वो दोनों इस पर आकर बैठ गए। यहाँ जरा सी भी ठंड नहीं थी। कुछ देर में एक लड़का ट्रे में खाना रखे आ गया।
बुने हुए गोश्त के साथ मोटी रोटियां थी। साथ में पानी की एक बोतल रखी हुई थी। उन्होंने रट कर खाना खाया, हाल ही बर्तन बाहर रखे और सुकून से सो गए। अगली सुबह जब वो बेदार हुआ तो कमरे में रोशनी फैली हुई थी। वो उठकर बाहर आ गया तो बरामदे में जफरमंद एक चारपाई पर बैठा हुआ था। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उसके पास एक लड़की बैठी हुई थी जिसके हुलिये ने उसे चौंका दिया। उसने टाइट्स के साथ स्लीवलेस शर्ट पहनी हुई थी। सर के बाल पोनी से बंधे हुए थे, गंधमी रंग, नए नक्श तीखे थे। वो मकामी नहीं लग रही थी। उसने मुराद को आते हुए देखा और फिर गहरी निगाह से देखते रहने के बाद हल्का सा कहका लगाकर बोली, अच्छा तो ये है वो जिसे तुम बदमाश बनाने के लिए यहाँ लाए हो? नहीं, बदमाश नहीं, चंद हुनर सिखाने लाया हूँ, जफरमंद ने वजाहत करते हुए कहा। चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं, उसने कांधे अचकाते हुए कहा। इस पर जफरमंद ने मुराद से मुहातब होते हुए कहा, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ये बहारत से है। मतलब बहारत से? मुराद ने अजलस से पूछा। हाँ यार, राजस्थान बहारत ही में है। ये जिस कदर शक्ल से मासूम लग रही है ना, इतनी जालिम भी है। शवीता उर्फ शती नाम है इसका। वो हंसते हुए बोला तो शती हंसते हुए बोली, ये तूने तो इसे डरा रहा है। जफरमंद इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए मुराद की तरफ देखकर बोला, वो सामने बाथरूम है, वहां चला जा, तेरे कपड़े उधर रखे हुए हैं, फ्रेश होकर आ जा, फिर नाश्ता करते हैं। मुराद चुपचाप उधर बढ़ गया। नहाने के दौरान वो यही सोचता रहा कि ये जगह जितनी खामोश दिखाई देती है उतनी ही खतरनाक है। जंगल, बेला हो या सहरा, जीना जितना खामोश लगता है उतना ही भयानक होता है। यहाँ कदम कदम पर मौत बिखरी होती है। न जाने कब कहाँ किस सांप, बिच्छू, जंगली जानवर से वास्ता पड़ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। शक्ति का यहाँ होना यही जाहिर कर रहा था कि ये दरिया के पानी में गिरा हुआ ये खामोश जंगल अपने अंदर बड़े खतरनाक हंगामे रखता है। लेकिन इसे खुद खामोश रहना था। जो बात जफरमंद ने कही थी वो इसे समझ गया था। वो नहाकर वापस आया तो बरामदे की चारपाइयों पर खाना लगा हुआ था। एक चारपाई पर शक्ति और जफरमंद बैठे हुए थे और दूसरी पर हाली थी। वो वहां बैठ गया। खाने में वही बुना हुआ गोश्त और मोटी रोटियां और पानी था। खाने के दौरान शक्ति और जफरमंद बातें करते रहे। मुराद ने इनकी बातों से अंदाजा लगाया कि शक्ति सरहद पार से मनशियात और असला का काम करती थी। इस कदर नडर औरत को अपने सामने पाकर उसे एहसास कमतरी होने लगा था कि वो इस बार क्या लेकर आई थी और कब जाना है। यही बातें करती रही। वो इस बात पर भी हैरान था कि एक हिंदू औरत किस तरह गोश्त खाए जा रही है। इसने तो आज तक यही सुना था कि हिंदू गोश्त नहीं खाते। बहरहाल ये एक सवाल था जो उसके जहन में रह गया। उसने किसी मुनासिब वक्त पर पूछने के लिए टाल दिया। इस दौरान खाना खत्म हो गया। शक्ति ने पानी पीकर कुल्ली करते हुए हंस कर कहा, ओए तेरा दोस्त बड़ा शर्मीला है, बात ही नहीं करता। वो क्या बात करे, तेरी टर्टर खत्म हो तो कुछ कहे। जफरमंद ने कहका लगाते हुए कहा तो मुस्कुराकर आंख मारते हुए बोली, ये जो खामोश लोग होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। तुम इसको छोड़ो, ये बताओ इधर से मेरे लिए कुछ लाई हो कि नहीं? पता नहीं कितने दिन हो गए हैं, जरा सी भी नहीं चखी। मैं तुम्हारे लिए कुछ ना लेकर आऊं, ये कैसे मुमकिन है? रात तुम आए ही देर से थे, वरना उसी वक्त आ जाती। मुझे तुम्हारे बारे में सुबह पता चला, कहो तो भी ला देती हूँ, वरना शाम तो अपनी है ही ना। उसने फिर आंख मारते हुए कहा। मुराद को यूं लगा जैसे आंखें मारकर बात करना उसकी आदत हो। बाज लोगों को आदत होती है ना कि कोई हाथ पर हाथ मारकर बात करते हैं, कोई सर झटकते हैं। नहीं, शाम को, अभी अपने मुराद को लेकर साईं शाह के पास जाना है, जफरमंद ने कहा। अरे वाह, मारना है इस शरीफ नाजुक से चूजे को, वो तो उधेड़ कर रख देगा इसको। शक्ति ने हैरत से कहा, मैं भी यही चाहता हूं ये मर जाए या फिर यहीं से एक नई जिंदगी लेकर जिए, वरना जिन लोगों से इसकी दुश्मनी है या जिन लोगों से इसने इंतकाम लेना है वो इसे चूंटी की तरह मसल रख देने की ताकत रखते हैं। उन्होंने एक बार इसे मार दिया हुआ है। मुराद की निगाहों में पल भर में वो सारा मंजर घूम गया। जब दुश्मनों ने इसके माँ बाप और बहन को मार दिया था
तभी उसने इंतहाई दुख से कहा, काश मैं वहीं मर जाता यार, मरने को तो मैं तुम्हें भी मार देता हूँ। ये कहकर उसने सरहाने पड़ा पिस्टल उठाया, उसका मैगजीन अनलोड करके एक गोली उसमें से बाहर निकाली, फिर हथेली पर रखकर उसके सामने करते हुए इंतहाई जज्बाती अंदाज में बोला, ये गोली कितनी सी है, ये जरा सी, यहां भेजे में, सीने में कहीं भी घुस जाए तो बंदा मर जाता है। तुम्हारे गोली ही की तरह थी, तुम्हें भी गोली लगी थी कि वो नीली छत वाला तुझे जिंदगी देना चाहता था, वरना तो अपने खानदान के साथ मनु मट्टी तले पड़ा होता, नाम भी मिट जाना था तुम्हारा। तुम ठीक कहते हो, मुराद ने सर हिलाते हुए कहा। बाबा साईं यहाँ का बहुत अच्छा ट्रेनर है, मैं तुम्हें उसके पास छोड़ने जा रहा हूँ। वो जल्लाद है जल्लाद, लेकिन तेरे जैसे लोहे के टुकड़े को सोना बना देगा। क्या ये इसकी मार सह लेगा? शक्ति ने पूछा। सह लेगा नहीं तो सहना पड़ेगा इसे, जफरमंद ने संजीदगी से कहा। चल फिर उठ चलें। वो उठते हुए बोली तो जफरमंद ने मुराद को उठने का इशारा किया और पिस्टल में मैगजीन लोड करने लगा। नया पैराग्राफ। तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो चंद घरों पर मुश्तमिल एक बस्ती में आ गए। वहां पर सिर्फ एक ही कच्चा मकान था, बाकी सब झोंपड़ियां और गोपे बने हुए थे। इस बस्ती के पार दूसरी जानब मट्टी का एक ऊंचा पुश्ता था। वो तीनों बस्ती में दाखिल हो गए। वहां जाकर अंदाजा हुआ कि सारी झोंपड़ियां और गोपे दायरे की सूरत में थे। उनके दरमियान एक बड़ा सारा मैदान था जिसमें कई सारे लोग आ जा रहे थे। कच्चे मकान के बाहर एक ऊंचा सा थड़ा बना हुआ था जिस पर एक मजबूत जुस्से वाला शख्स बैठा हुआ था। स्याह बदन, मोटे नैन नक्श, सर के बाल बेतरतीब बड़े हुए, चेहरे पर दाढ़ी और मूंछे। उसके बदन पर सिर्फ एक धोती थी। सीने और जिस्म पर बड़े बड़े बाल थे। उसकी आंखें इन पर टिकी हुई थी, यूं जैसे वो आंखें झपकना जानता ही ना हो। उसके सामने एक अल्सैशन कुत्ता लेटा हुआ था। जरा फासले पर एक बंदर बंधा हुआ था। उसके करीब जा पहुंचे। कैसे हो बाबा साईं? जफरमंद ने अकीदत से कहा। ठीक हूं, तुम सुनाओ कैसे आना हुआ? उसे भारी आवाज में जवाब दिया जिसमें कोई तासुर नहीं था। ये मुराद है। उसने इशारा करते हुए कहा। जिस तरह आपने मुझे एक नई जिंदगी दी वैसे ही मैं इसे आपके पास छोड़ने आया हूं, जफरमंद ने कहा। तो बाबा साईं ने तोलने वाली निगाहों से मुराद को देखा। चंद लम्हे यूं ही देखते रहने के बाद मुराद को इशारा करते हुए कहा, वो सामने जो लकड़ी पड़ी है वो उठाकर लाओ तेजी से। मुराद ने पीछे मुड़कर देखा और तेजी से उस लकड़ी की जाने बढ़ा। उसी लम्हे बाबा साईं ने अपने कुत्ते को भी शिश्कार दिया। चश्मे जदन में वो कुत्ता मुराद की जानिब बढ़कर छलांग लगा दी। मुराद की कुत्ते की तरफ पुश थी। जिस वक्त मुराद लकड़ी उठाने को झुका उसी लम्हे कुत्ता उस पर झपट पड़ने को तैयार था। लम्हे के 1000वें हिस्से में मुराद ने अपने गिर्द खतरा महसूस करते हुए लाशौरी तौर पर अपने आप को बचाते हुए कुत्ते को दोनों हाथों से अपने ऊपर से ऊपर उछालकर दूर परे फेंक दिया। कुत्ता गिरते ही उछलकर खड़ा हो गया। वो भौंकते हुए दोबारा मुराद की जानिब बढ़ा तो बाबा साईं ने फिर उसे शिश्कार दिया। वो कुत्ता वहीं बैठ गया। फिर धीमे धीमे चलता हुआ वापस बाबा साईं के पास जाकर बैठ गया। मुराद वो लकड़ी उठाकर वापस वहां जा खड़ा हुआ जहां वो पहले जफरमंद और शक्ति के साथ खड़ा था। ठीक है, छोड़ जाओ यहां, बाबा साईं ने उसे स्ताइशी नजरों से देखते हुए कहा। ये इतनी जल्दी इम्तिहान में पास हो गया? जफरमंद ने हैरत से कहा। जिस तरह ये सामने बैठा कुत्ता अपने कानों से पहचान लिया जाता है कि कैसा है, इसी तरह बंदे के लाशौरी चौंकने के अंदाज से अंदाजा हो जाता है वो अंदर से कैसा है। फितरत इंसान के अंदर होती है जो छलक जाती है। ठीक है बाबा साईं, मैं इसे आपके पास छोड़ रहा हूं। वो इसे अपनी निगाहों में तोलता रहा। चंद लम्हे यूं ही देखने के बाद वो एक धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ठीक है, ये मर गया तो इतला दे दूंगा, वरना यहीं कहीं दफना दूंगा। ठीक है बाबा साईं, जफरमंद ने सर हिलाते हुए कहा। शक्ति खामोश खड़ी थी। 3 माह बाद आना, बाबा साईं ने इन्हें हाथ से जाने का इशारा करते हुए कहा। वो चंद लम्हे खड़े रहे, फिर इसी खामोशी के साथ पलट गए।
مراد وہی میدان میں بابا سائیں کے پاس کھڑا رہا. پھر اسے ایک گوپے میں جانے کا اشارہ کر دیا جہاں ایک لمبا تڑنگا نوجوان کھڑا اس کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا. نیا پیراگراف. شہر کے پوش علاقے میں وہ بنگلہ برقی کمکموں سے سجا ہوا تھا. جس سڑک پر وہ بنگلہ واقع تھا اس کے ایک ایک فرلانگ تک لائٹیں لگی ہوئی تھی. اس طرف پارکنگ تھی جہاں مہنگی سے مہنگی گاڑی کھڑی ہوئی تھی. وہ بنگلہ اس سیاستدان کا تھا جو نہ صرف اپنے علاقے کا جاگیردار تھا بلکہ صوبائی سیاست میں ایک مقام رکھتا تھا. اس نے ایک دن پہلے اپنے آبائی علاقے سے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی. آج شہر کے حلقہ احباب کے لیے اس نے دوسرے ولیمے کی دعوت کا اہتمام کیا تھا. شہر بھر کے معززین اس دعوت میں شرکت کے لیے آ رہے تھے. ابھی دعوت شروع نہیں ہوئی تھی. ایسے میں ایک 4 وہیل بنگلے کے گیٹ پر آ کر رکی. اس سے پہلے کہ ایک نازک سی لڑکی باہر نکلی جس نے سیاہ پتلون پر گہرے جامنی رنگ کی سلیو لیس اسکرٹ پہنی ہوئی تھی. اس لڑکی کے بال بوائے کٹ بڑی نفاست کے ساتھ جمے ہوئے تھے. کانوں میں بندوں کی چمک سے لگ رہا تھا کہ وہ ہیرو کے ہیں. گلے میں سفید موتیوں کی مالا، ہاتھ میں سیاہ پرس تھامے وہ سڑک کنارے کھڑی ہو گئی. دوسری طرف سے ایک نوجوان نکلا. اس نے سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا. ہلکی آسمانی رنگ کی شرٹ پر گہرے نیلے رنگ کی بو لگی ہوئی تھی. اس کے تیکھے نکوش تھے. چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی، بھاری مونچھیں اور بھویں موٹی تھی. پہلی نگاہ میں کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا کہ اس نے میک اپ کر کے اپنا پورا چہرہ بدلا ہوا ہے. سیاہ نفاست سے سنوارے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ آگے بڑھا تو لڑکی بھی اس کے ساتھ چل پڑی. 4 وہیل آگے پارکنگ کی جانب بڑھ گئی. دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور گیٹ پار کر گئے. پنڈال میں کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ کھڑے آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ایک کونے میں بینڈ پر کوئی مقامی گیت کی دھن بجائی جا رہی تھی. ان دونوں نے رک کر پنڈال پر ایک نگاہ ڈالی. تبھی اس نوجوان کی نگاہ ایک موٹے سے ادھیڑ عمر شخص پر جم گئی. وہ سگار سلگائے 2 لوگوں کے ساتھ کھڑا ایک شخص کی باتیں سن رہا تھا. اس نے اپنی ساتھی لڑکی سے کہا، وہ سامنے کھڑا پہچان گئی ہو؟ پہچان گئی ہوں، اس نے کہا تو نوجوان آگے بڑھ گیا. وہ لڑکی اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس موٹے شخص کے پاس چلے گئی. اس موٹے ادھیڑ عمر شخص نے اپنے قریب ان کا احساس کرتے ہوئے ان کی طرف اجنبی نگاہوں سے دیکھا تو نوجوان نے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں یوسف علی خان. اس کے یوں کہنے پر اس موٹے ادھیڑ عمر شخص کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں. اس نے بازو پھیلاتے ہوئے کہا، ارے خوش آمدید، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. وہ اسے بغل گیر ہوا، پھر الگ ہوتے ہوئے بولا، یہ ہے میری گرل فرینڈ مہک رضوی، انہی کا پروجیکٹ ہے. او ہو، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر بھی. موٹے ادھیڑ عمر شخص نے جلدی سے ہاتھ بڑھایا. مہک نے بڑے نازک انداز میں اپنا ہاتھ بڑھایا. اسے فوراً تھام لیا. آئیے ادھر تشریف رکھیں. اس ادھیڑ عمر شخص نے جلدی سے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، سوری سر، آپ کو تو پتا ہے کہ 2 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے، میں بیٹھ نہیں سکوں گا. نوجوان نے کہا، او ہاں، سوری تو مجھے کرنا چاہیے تھا. دراصل یہ میرے بہت ہی عزیز دوست کے بیٹے کی شادی ہے. ایسے میں اگر میں آپ کے ساتھ بزنس میٹنگ رکھ لیتا تو یہ لوگ ڈونٹ وری، اسی لیے میں آ گیا. یہ کہہ کر اس نے بے چینی سے محسوس کرتے ہوئے کہا، کیا ہم ذرا اس پنڈال سے باہر جا کے بات کر سکتے ہیں؟ آئیے آئیے، کیوں نہیں. وہ باہر کی جانب چلا تو وہ دونوں بھی اس کے ساتھ چل دیے. باہر آ کر وہ گیٹ کی طرف جانے والے راستے پر کھڑے ہو گئے. تب نوجوان نے کہا، ایک تو میں نے ان سے آپ کو ملوانا تھا. جی جی، یہ تو بہت اچھا ہوا. اب ان سے ملاقات رہنی ہی ہے، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا. میں نے آپ کو سمجھوتے پر سائن کے لیے کاغذات بھجوائے تھے. اگر آپ وہ لائے ہیں تو وہ میں مہک کو دے دوں تاکہ ڈن ہو جائے. او ہو سوری، وہ تو بھول ہی گیا. مجھے آپ صرف 20 منٹ دے دیں، میں اپنے اس نے کہنا چاہا تو مہک نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا، یوسف، جب آپ دوبارہ واپس آئیں گے تو پھر بات ہو جائے گی. میرے خیال میں یہ اس ڈیل کے لیے سیریس نہیں ہے. او نو نو، میں بس یہاں پھنس گیا ہوں، اس لیے دن میں ملاقات نہیں ہوئی. میں اپنے دوست کے آبائی گاؤں میں تھا. میں جانتا ہوں کہ یہ 100 کروڑ کی ڈیل ہے. میں خود آپ کے آفس آ کر سائن کر دوں گا
और तसल्ली से बात भी हो जाएगी। ओके, यूसुफ ने कहा और फिर बड़े प्यार से महक की कमर में हाथ डालकर बोला, स्वीटी, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तुम भी जानती हो। ये मेरे लिए अहम है तो मैं यहाँ आ गया। हमने इनके साथ बिजनेस करना है। ओके, अब चले? मैंने पूछा तो यूसुफ ने बाहर जाने का इशारा कर दिया। महक उसके साथ चल दी। उसने बाहर ड्राइवर को गाड़ी गेट पर लाने का कहा। वो मोटा उधेड़ उम्र शख्स भी उनके साथ साथ चल रहा था। अंदाज ऐसा ही था कि वो उन्हें अलविदा करने जा रहा है। तभी यूसुफ ने कहा, मैंने महक के साथ आपको इसलिए ऑफर की है सर कि ये भी नातजुर्बाकार है। आप इनके साथ बिजनेस करेंगे तो इसे भी तजुर्बा होगा। मैं तो फिर आपके साथ चलूंगा ही। जी जी, उसने खुश होते हुए कहा। इस वक्त 4 व्हील बिल्कुल गेट के पास आ रुकी। महक ने इस मोटे से हाथ मिलाया और 4 व्हील में बैठ गई। फिर जैसे ही वो यूसुफ से हाथ मिलाने को मुड़ा, यूसुफ ने उसे 4 व्हील में धक्का दे दिया। अगले ही लम्हे वो मोटा उधेड़ उम्र अंदर था। यूसुफ चश्मे जदन में अंदर बैठा तो ड्राइवर ने 4 व्हील भगा दी। महक ने पिस्टल उस मोटे उधेड़ उम्र की कनपटी पर रखा हुआ था। ये क्या है? उसने हकलाते हुए पूछा। अभी खामोश रहो, हारिस जरा कुत्ते, कुछ देर बाद बताते हैं। ये कहकर उसने अपनी जेब से नायलॉन की छोटी सी रस्सी निकाली और उसके हाथ बांधने लगा। ड्राइवर तूफानी अंदाज में 4 व्हील भगाए चला जा रहा था। वो अच्छी तरह समझता था कि एक एक लम्हा कीमती है। ये मुमकिन ही नहीं था कि गेट पर मौजूद लोगों ने उन्हें यूं मोटे को अपने साथ ले जाते हुए ना देखा हो। वो जितनी भी तेजी कर लेते, कम से कम 5 मिनट का वक्फा उनमें होना था और यही वक्फा उन्हें बचा सकता था। यूसुफ ने जिस वक्त हाथ बांध दिए तो वो सीधा होकर बैठ गया। 4 व्हील तूफानी रफ्तार से भागी जा रही थी। वो इस पोश इलाके से निकलकर हाईवे की जानिब बढ़ रहे थे। ऐसे में महक का फोन बज उठा। उसने फोन कान से लगाया। चंद लम्हे बाद सुनने के बाद बोली, इसके अगवा का पता चल गया है। पुलिस हरकत में आ गई है। हाँ, पुलिस ने तो हरकत में आना ही था। इतने बड़े सियासतदान का दाएं बाजू जो है। यूसुफ ने तंजिया लहजे में कहा तो वो मोटा बोला, ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। पुलिस और तेरी ऐसी की तैसी बकवास बंद कर। यूसुफ ने भन्ना कर कहा। फिर लम्हा भर सोच कर बोला, उनसे पूछो वो कहां पर हैं। महक ने जल्दी से फोन के नंबर पुश किए और किसी से पूछा। फिर सुनते रहने के बाद बोला, वो लोग थोड़ा सा आगे हैं, बस 2 या 3 मिनट बाद हाईवे है। ठीक है, यूसुफ ने कहा और सामने विंड स्क्रीन पर देखने लगा। जल्दी उन्हें हाईवे के साइन दिखाई देने लगे। महक ने फोन पर उनसे राब्ता कर लिया। वो हाईवे पर चढ़ गए। सामने ही उनकी 2 गाड़ियां खड़ी थीं। उन्हें देखते ही वो हरकत में आ गए। एक उनके आगे लग गई और दूसरी उनके पीछे। वो तूफानी रफ्तार से बढ़ते चले जा रहे थे। तकरीबन आधा घंटा सफर के बाद महक को बताया गया कि अब आने वाले गेट से दाएं जाने मुड़ना है और फिर सामने की छोटी सड़क पर आ जाना है। उसने कुछ बताने की बजाय एक स्याह कपड़ा मोटे की आंखों पर बांध दिया। वो हासा किस्मसाया, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहा। वो समझ रहा था कि मुज़ाहमत फजूल होगी। महक ने होले से ड्राइवर के कान में बताया और सुकून से वापस आ बैठी। जैसे ही आगे वाली गाड़ी मुड़ी, वो भी मुड़ गए। जैसे ही वो छोटी सड़क पर आए, ड्राइवर ने रफ्तार मामूल के मुताबिक कर ली। जरा आगे जाकर वो कच्चे में मुड़ गए। उनके सामने दरिया सिंध का किनारा था। वो दरिया के साथ साथ चलते चले गए, यहां तक कि वो एक जगह रुक गए जहां दरिया में लालटेन की रोशनी दिखाई दे रही थी। यूसुफ, महक ने मोटे उधेड़ उम्र को उतारा तो वो तीनों गाड़ियां वापस पलट गईं। उन्होंने मोटे को दोनों बाजू से पकड़ा और किनारे तक ले आए, जहां वस्सू चाचा की कश्ती तैयार खड़ी थी। दूसरे किनारे पर जाते ही एक 4 व्हील उनका इंतजार कर रही थी। वो तीनों इसमें बैठे और थोड़ी ही देर के बाद वो बालू बलोच के घर के सामने था। उन्हें देखते ही कई लोग उनकी जानिब बढ़ आए। उन्होंने मोटे को पकड़ा और अंदर सेहन तक ले गए, जहां बरामदे में बालू बलोच खड़ा था। इन्हें देखते ही उसने खुशी भरी ऊंची आवाज में कहा, वाह भाई वाह मुराद हसन, वाह, चीते का जिगर है तेरा, चीते का। ये वहां से निकाल कर लाए हैं, जैसे मक्खल से बाहर निकलता है।
महक ने उसकी तरफ देख कर कहा तो मुराद ने अपने चेहरे से मेकअप उतारते हुए कहा, ले बालू भाई, अब तुम जानो, और ये मुझे साईं जी के पास जाना है। ओ चले जाना साईं जी के पास, आज तुम्हारी पहली कामयाबी पर जश्न तो मना ले। वैसे साईं जी ने हीरा गढ़ दिया है। बालू बलोच बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वो वापस पलटा और बरामदे में पड़ी चारपाई पर बैठ गया। दूसरी चारपाई पर मुराद बैठा तो मोटे को इन्होंने जमीन पर बैठा दिया। महक उसी वक्त पलट कर न जाने कहां चली गई थी। एक लड़के ने मोटे की आंखों से कपड़ा हटाया तो वो चुंदियाई आंखों से उन्हें देखने लगा। मुझे क्यों लाए हो यहाँ, और मेरा क्या कसूर है? इस पर बालू बलोच चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर उठकर उसके एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और फिर वापस चारपाई पर बैठा और दांत पीसते हुए बोला, ओ बहन, सिर्फ 1 माह पहले एक लड़की के साथ क्या किया था तूने, जिसने खुदकुशी कर ली थी? कैसा जाल बनाया था तुमने? कुत्ते के बच्चे, तुम हेरा फेरी करो, ठेकेदारी में गलत मलत माल लगाकर करप्शन का माल बनाओ, चोरी करो, जो मर्जी करो, लेकिन इस तरह बेटियों को अपने सियासतदान दोस्तों को पेश करो रिश्वत में। वो जो गरीब है, बेबस और मजबूर है। गलती होगी, आइंदा नहीं करूंगा। वो हाथ जोड़ते हुए बोला, पिछले 3 हफ्तों से तुम्हें घेरने की कोशिश की है और मैं दांत देता हूं इस नौजवान के इस दिमाग की जो तुझे उसके मुंह से छीन कर लाया है, जिसके बलबूते पर तुम बिजनेस की दुनिया में बदमाश बने हुए हो। बालू बलोच बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। तभी वो मोटा बोला, गलती हो गई, आप जो चाहते हो मैं देने को तैयार हूं। तुम क्या, तेरे पिछले देंगे, और वो सियासतदान, उसने तुझे मरवाना है। वो पुलिस चढ़ाएगा और तू मारा जाएगा, क्योंकि मेरा और उसका बड़ा पुराना हिसाब बाकी है। ये कहकर उसने अपने पास खड़े हुए एक लड़के से कहा, ले जा इसे, 20 करोड़ रुपए की डिमांड करके इसकी वीडियो बना और भेज दे इसके पिछलों को। ये कहकर वो उठ गया। वो मोटे बिजनेसमैन को घसीट कर ले गए। तभी बालू बलोच ने चहकते हुए कहा, चला मुराद, चलें, जरा जश्न मनाएं। भाई आपको पता है मैं नशा नहीं करता। साईं जी ने, मुराद ने कहना चाहा तो वो हंसते हुए बोला, ओ चल, थोड़ा बहुत मैं कह दूंगा साईं से, वो कुछ नहीं कहेगा। नहीं, मैं चलता हूं। उसने इंकार में सर हिलाते हुए कहा तो वो हंस दिया। फिर होश होते हुए बोला, बड़ा पक्का है तू, ऐਵੇਂ नहीं 3 माह में तेरे अंदर चीते का जिगर आ गया। चल ठीक है, जा। बालू बलोच बरामदे में से निकलकर बाहर की जानिब चल पड़ा। मुराद ने इधर उधर देखा, तभी महक अंदर से निकल आई। उसने लिबास बदल लिया हुआ था। उसने स्याह टाइट्स के साथ टी शर्ट पहनी हुई थी, जेवर वगैरह उतार दिया हुआ था और उसने विग उतार दी हुई थी, जिससे इसके स्याह बाल कांधों पर लहरा रहे थे। उसे देखकर मुराद बाहर की जानिब चल पड़ा, वो भी इसके पीछे थी। बालू बलोच वाली बस्ती से बाहर निकलकर साईं बाबा की बस्ती की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर वो दोनों जा रहे थे। उसने मुराद से पूछा, उस मोटे को अगवा करने का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। ये सारा प्लान तुमने कैसे किया? यहां बैठे तुमने सब। वो कहते कहते रुक गई। महक, लालची बंदे को सिर्फ झूठा बंदा ही ट्रैप कर सकता है। दूसरे लफ्जों में, झूठे के दाम में लालची ही आता है, उसने समझाया। तीसरे लफ्जों में, तुमने इंसानी नफ्सियात के साथ खेला। ये कहते हुए वो जोर से हंस दी। खामोशी में इसका कहका दूर तक बिखर गया। चंद लम्हे खामोशी के बाद मुराद ने कहा, तुम्हें पता तो है कि यहाँ के लोगों का नेटवर्क कितना बड़ा है, कैसे कैसे लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए। बालू बलोच की सियासतदान के साथ काफी अरसे से अनबन थी। अब बहाना ये मोटा बिजनेसमैन बन गया। इस मोटे के बारे में इंफॉर्मेशन तो पहले ही थी, लेकिन इस मोटे ने जिस लड़की के साथ जुल्म किया वो भी इन्हीं के नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले एक लड़के की मंगेतर थी। ओ, तो ये मामला था, महक ने समझते हुए कहा और फिर तेजी से पूछा, इस लड़के ने कहा बालू बलोच से, अरे नहीं, ऐसे लड़कों को तो पता भी नहीं होता कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। ये जिन लोगों के साथ जुड़े होते हैं, वो जब अपने किसी बड़े से बात करते हैं तो ये होते होते यहां तक बात आ गई, क्योंकि वो सब इस सियासतदान का और इस मोटे बिजनेसमैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और फिर अगर वो सर फिरे इन पर चढ़ भी दौड़ते तो कल कला पकड़े जाना था। तो साईं बाबा ने ये मामला मुझे देखने को कहा। मुराद ने उसे तफसील से बताया।
تو مہک تیزی سے بولی، اور یہ تیرے لیے ٹیسٹ بھی تھا۔ ہاں بس ایسے ہی تھا، مراد نے دھیرے سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔